बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजी एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था रिस्क, इंश्योरेंस और तकाफुल के बारे में। ब्रीफली हमने स्टडी किया था, लेक्चर 2 हुए थे। अब थर्ड लेक्चर में आप लोगों को करा रहा हूँ स्टार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे तकाफुल और जो है वो कन्वेंशनल इंश्योरेंस का डिफरेंस। ठीक है, तकाफुल वर्सेस कन्वेंशनल इंश्योरेंस, इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले इसके लिए हम डिस्कस कर लें कि तकाफुल क्या है और इंश्योरेंस क्या है। लास्ट मैंने स्लाइड में आप लोगों को तकाफुल और इंश्योरेंस को बताया था, इसको अब दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि इंश्योरेंस जो है वो क्या है, जिसमें हम एक पर्सन दूसरे पर्सन से क्या करता है, एक पॉलिसी बाय करता है। इंश्योरेंस के अंदर एक पर्सन दूसरे पर्सन से पॉलिसी बाय करता है पैसे देकर, और एक सर्टेन अमाउंट एक सर्टेन ड्यूरेशन तक सबमिट कराता रहता है, और उस पीरियड के ख़त्म होने के बाद उसको पैसे वापस मिल जाते हैं, लेकिन उससे 3-4 गुना ज़्यादा मिल रहे होते हैं। और ड्यूरिंग द पीरियड, जितने पीरियड में वो इंश्योरेंस जमा करा रहा है, फॉर एग्जांपल 10 इयर्स की इंश्योरेंस है, तो उसमें वो अगर पार्टिसिपेंट की या इंश्योरेंस कराने वाले पर्सन की, इंश्योरेंस कराने वाले पर्सन जिसको हम इंश्योर्ड कहेंगे, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको उसके पैसे यानी फुल कवरेज जो है वो उसके घर वालों को मिल जाती है। तो ये तो है इंश्योरेंस के अंदर। और इंश्योरेंस का पैसा कहाँ इन्वेस्ट होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। इंश्योरेंस का पैसा याद रखें कि डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट हो रहा होता है कंपनीज की तरफ से, लेकिन ये सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड्स शरिया कंप्लाइंट की तरफ से अप्रूव नहीं होते। जबकि तकाफुल के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो शरिया बोर्ड से अप्रूव शुदा जो सिक्योरिटीज़ होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट की जा रही होती है। मज़ीद हम इसको डिस्कस करते हैं। देखें, इसमें हमारे पास क्या क्या है जो टॉपिक को हम कवर करेंगे। शरिया और शरिया की डेफिनेशन, अप्रोच और मामलात क्या हैं, रिबा, किमार, गरर और अक्ल बिल बातिल, ये सब चीज़ें क्या हैं, इन सबको डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्शनेबल, हम चीज़ों को पढ़ेंगे जो इंश्योरेंस में चीज़ें ऑब्जेक्शनेबल हैं, और कंपैरेटिव स्टडी करेंगे फिर हम इन दोनों की। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले शरिया क्या है। शरिया यानी शरीयत जिसको हम कहेंगे, कि जैसे कि इस्लाम हमारा मज़हब है और जो कि हमें रूल्स, रेगुलेशन, गाइड्स, हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है अब हर मामलात में। यानी शरीयत यानी इस्लाम हम लोगों को ना सिर्फ जो है वो हमें मज़हब की तालीमात देता है कि हम जो है वो इबादत किस तरह से करें। हमने इस्लाम को सिर्फ इस हद तक जोड़ लिया है कि हम, ये हमारा मज़हब है और हमने इसके मुताबिक इबादत करनी है। इबादत अपनी जगह पे, लेकिन शरीयत जो है वो इबादत के अलावा मामलात पे भी तवज्जो देती है। यानी इस्लाम जो है वो आपको इबादत के अलावा कोड ऑफ लाइफ भी बताता है, जिसमें इंसान की किसी भी किस्म की ह्यूमन एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सोशल लाइफ, ये सब आ जाती हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि देयर फॉर इस्लाम इज़ नॉट अ सेट ऑफ scattered teachings or rituals of worship only. Instead, it is a complete set of rules which are interdependent. For this reason, a successful Muslim in eye of Islam is not a person who excels in one aspect life, but इस्लाम देखें, आपके पास शरीयत की दो चीज़ें हैं। इस्लाम आपके पास को दो चीज़ें बता रहा है, एक अमाल, अकायद। अमाल में अमाल बातनी, अमाल ज़ाहिरी। बातनी में अंदर के मीन्स के इंसान के अपने अंदरूनी, जिसमें फ़ज़ाइल और रज़ाइल आ जाते हैं, और इनको हम तफसील से भी पढ़ेंगे। और ज़ाहिरी में मामलात और इबादत आ जाती है। हम इबादत को तो फोकस करते हैं, लेकिन जो है वो मामलात के अंदर जो है हम इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे होते। मोस्टली पाकिस्तानी मुस्लिम्स जो है वो हम मामलात में इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे होते, बल्कि सिर्फ इबादत में फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, इबादत में फॉलो करना भी ज़रूरी है, मामलात में भी ज़रूरी है,
मामलात में जैसा कि मैंने बताया था कि सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ और पॉलिटिक्स आ जाती है, ये सियासत। अब इकोनॉमिक की जो है वो भी दो किस्में, अब वो भी उसकी भी दो चीज़ें आ जाती हैं। एक इंडस्ट्री एंड ट्रेड, तिजारत के बारे में। दूसरा फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, यानी हम अपने आप पास किस तरह से पैसा लेकर आएंगे। अकायद के अंदर आपके पास आ जाता है ईमान बिल अल्लाह, ईमान बिल मलाइका, यानी अल्लाह पे ईमान रखना, मलाइका पर, कुतुब पर, रसूल पर और कद्र पर, और इस तरह आखिरत पर। इन सब को मैं इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा सा बताता जा रहा हूँ ताकि हम शरीयत को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे तकाफुल और उसको डीपली, तकाफुल को और दूसरा इंश्योरेंस को। अब जैसा कि मैंने बताया था, बातनी के अंदर फ़ज़ाइल आ जाते हैं और रज़ाइल आ जाते हैं। फ़ज़ाइल में इंसान में जो खूबियाँ आ जाती हैं, सब्र, शुक्र, रज़ा, खौफ, ज़ुहद और तवक्कल। रज़ाइल में बुराइयाँ आ जाती हैं, गज़ब, हसद, किबर, बुखल, हिर्स, रिया, जो इंसान के अंदर है। अब इबादत में फ़िज़िकली, फाइनेंशियली और बोथ। सलात, सौम फिज़िकली है, ज़कात और ये आ जाते हैं आपके पास उज़िया, हज और फिर उसके बाद जिहाद, जिसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं। शरिया यही कह रहा है कि जो कि आपको गाइड प्रोवाइड कर रहा है ह्यूमन बींग्स को इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। याद रहे, शरीयत हमें सिर्फ इबादत करना नहीं सिखाती, बल्कि हमें हर तरह की जो है वो चीज़ें बताती है लाइफ के अंदर जो हम फेस करते हैं। And provides the set of rules which absolutely fulfill their needs. For the welfare of human beings, Sharia teach them what should do and what should not do. ये हमें बताती शरीया कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ, बट इन मामलात इस्लामिक टीचिंग्स ऑलमोस्ट फोकस ऑन डिस्क्राइबिंग प्रॉफिट्स, डोंट्स एंड let them do their activities according to their trend till they keep avoiding the prohibits. इसके अलावा इस्लाम शरीयत हमें ये भी बताती है कि क्या चीज़ हमें मना है, यानी क्या चीज़ इस्लाम में हराम है, जैसे कि सूद वगैरह, जुआ, जो कि हम अभी आगे स्टडी करेंगे। देयर आर फ्यू प्रोविजंस दैट शरिया वांट्स टू बी अवॉइडेड इन ट्रेड, जो कि तिजारत में जिनसे ट्रेड हमें अवॉइड करना है, जिसमें रिबा, किमार, गरर, अकल बिल बातिल और हराम एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। इन सब के बारे में आप लोगों को पता ही है और हम मजीद पढ़ते हैं। अब आ जाता है आपके पास टू टाइप्स ऑफ अक्द। अक्द यानी हमारे पास अक्द किसको कहते हैं, मुआहिदा से निकला है, जो कि दो किस्म का होता है, अक्द मुआवजा और अक्द तबर्रुक। मुआवजा मीन्स मुआवजा देकर, जिसकी तफसील ये है कि एक्सचेंज ऑफ वैल्यूबल विद वैल्यूबल, मीन्स के कोई चीज़ पैसे देकर हासिल की जाए या पैसों के बदले में कोई वैल्यूबल चीज़ दी जाए और वो चीज़ हासिल की जाए, वह अक़्द मुआवजा है। सच एज सेल एंड परचेज हो गई, लीजिंग हो गई, एजेंसी एग्रीमेंट, मुदारबा, मुशारका। अक़्द मुआवजा में वैलिडिटी ऑफ अक़्द मुआवजा में depends on legality, illegality of subject matter, existence of precise determination of the subject matter, delivery और deliverability of subject matter, यानी इसके अंदर subject matter का और इसका deliverability, इसका deliver होना ज़रूरी है। और इसके अलावा precise determination of consideration means price का वाज़ेह होना ज़रूरी है, जो कि हम तिजारत में करते हैं। और एब्सेंस ऑफ एक्सेसिव अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी ना हो। अक़्द तबर्रुक के अंदर टू गिव वैल्यूबल टू समवन विदाउट कंसिडरेशन, वाइड कंडीशंस आर वाइड देमसेल्फ एंड गरर इज नॉट टॉलरेटेड, यानी गरर को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो है वो अक़्द तबर्रुक के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे गिफ्ट, जो चीज़ आपको मुआवजे के बगैर मिल रही है वो तबर्रुक है, ठीक है, वेल समवन विदाउट कंसिडरेशन, जैसे कि गिफ्ट हो गया, बिक्वेस्ट हो गया, वक्फ हो गया, आरिया, कर्ज, कफाला एंड हवाला। रिबा जिसको हम सूद कहते हैं, और जो कि सबको पता है, जिसका मतलब क्या है कि कोई चीज़ बढ़ा कर देना, ठीक है। तो ये आपके पास इंटरेस्ट है, जो कि इस्लाम में मना है। रिबा इन अल कुरान, कुरान में क्या है कि ईमान वालों कई गुना बढ़ा चढ़ा कर सूद मत खाओ और अल्लाह से डरो ताकि तुम फलाह हासिल करो, तुम्हें फजा हासिल हो।
रिबा इन अल कुरान में ईमान वालों अल्लाह से डरो, और अगर तुम वाकई मोमिन हो तो सूद का जो हिस्सा भी किसी की ज़मीन में बाकी रह गया हो उसे छोड़ दो, फिर अगर तुम ऐसा ना करोगे तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग सुन लो। अगर तुम सूद से तौबा करो तो तुम्हारा असल सरमाया तुम्हारा हक है, ना तुम किसी पर जुल्म करो ना तुम पर जुल्म किया जाए। इसी तरह रिबा इन हदीस में क्या है कि हज़रत जाबिर बिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले, खिलाने वाले, इसके लिखने वाले और इस पर घर गवाह बनने वाले पर लानत फरमाई है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सब गुनाह हैं और सब गुनाह में बराबर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी ये भी कि सूद 70 गुनाहों के बराबर है, जिनमें से सबसे हल्का गुनाह ये है कि आदमी अपनी माँ से निकाह करे। टाइप्स ऑफ रिबा, रिबा अल कर्ज और रिबा अल बै। ठीक है, कुरान में भी बताया गया है कि मतलब कि रिबा अल कर्ज को जो है अल कुरान, हम रिबा अल कुरान भी कहते हैं, रिबा अल जाहिलिया या रिबा अल नासिया भी कहते हैं। जो वेरस रिबा अल बाय कैन बी रेफर टू एज रिबा अल हदीस एंड रिबा अल कद्र। अब रिबा अल कद्र कर्ज है क्या? हज़रत हारिस बिन उसामा फरमाते हैं, कोर्स हदीस नरेटेड बाय सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एन इंक्रीज इन एनी लोन इज रिबा। कर्जे के ऊपर किसी किस्म का इजाफा देना रिबा है। The word increase in the said hadith implies any increase or gain which can be either conditional or understood, and in whatever form, financial or non-financial. Riba al-bay क्या है? The term riba al-bay refers to any increase or gain from for either party in transaction of homogeneous commodities. रिबा अल बै ये है कि जो कि चीज़ के बदले में यानी कमोडिटी के बदले में कमोडिटी दी जा रही है और उसके अंदर इजाफे के साथ दिया जा रहा है, तो इसको रिबा अल बै कहेंगे, जो कि ये भी मना था। जैसे कि गोल्ड फॉर गोल्ड, सिल्वर फॉर सिल्वर, वीट फॉर वीट, बार्ले फॉर बार्ले, डेट्स फॉर डेट्स एंड सॉल्ट फॉर सॉल्ट, इक्वल फॉर इक्वल एंड हैंड टू हैंड। इफ द कमोडिटीज आर डिफर देन यू मे सेल एज यू विश। अगर कह रहे हैं कि कमोडिटी डिफरेंट है तो फिर आप उसको सेल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट द एक्सचेंज इज हैंड टू हैंड। किमार क्या है? गैम्बलिंग, जुआ, जिसमें क्या है कि उसके मीनिंग क्या है कि उर्दू में कि कॉमनली रेफर टू एज जुआ। उसका मतलब क्या है कि एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल इन विच आइदर पर्सन हैज़ द चांस टू विन इट ऑल और लॉस इट ऑल। यानी कोई पर्सन जो है वो ऐसा फाइनेंशियल एग्रीमेंट जिसमें एक पर्सन या तो सब कुछ हासिल कर लेता है या सब कुछ जो है वो गंवा देता है, तो एक तरह से नुकसान वाली चीज़ है। और इस्लाम हर उस चीज़ से मना करता है कि जो कि हर उस चीज़ की ममानियत करता है जो कि इंसानियत के खिलाफ हो या इंसानियत को नुकसान पहुंचाने वाली हो। इसी तरह ये भी है कि मार के बारे में जो बताया है कि यह हदीस है आपके सामने लिखी हुई है, सॉरी वो है कुरान की आयत। और इसी तरह फिर ये भी आगे रियलिटी ऑफ किमार क्या है कि टू और मोर देन टू पीपल इंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद ईच अदर एंड स्टेक देयर मनी in cash or through credit against an uncertain event such that total accumulated amount goes into the hands of single person, and that too without any consideration is called mukhtara. From a person's perspective, his principal stake either incurs a total loss or attracts profit. This is किमार। यानी जुआ में एक इंसान जो है वो पैसों की लालच में आता है और जुआ लगाता है, जिसमें वो अपने पैसे हार भी जाता है। रिस्पेक्टेड मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी क्या कहते हैं कि राइट्स अबाउट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अल किमार। आफ्टर contemplating upon the teachings and ruling derived from the Holy Quran, Hadith, and Islamic fiqh, it is ascertained that kimar is a product of four ingredients. किमार चार चीज़ों से मिलकर बना है। यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कंपनसेशन है, अक़द मुआवजा। Every person involved in such a kind of contract puts his entire stake at risk of complete loss। और जित नंबर 2 के जिसमें हर इंसान अपना सब कुछ लगा देता है
खतरात को देखते हुए, खतरात को बर्दाश्त करते हैं। द चांस ऑफ एक्वायरिंग प्रॉफिट थ्रू दिस गैम्बल इज कंटिजेंट अपॉन एन इवेंट विच मे और मे नॉट टू टेक प्लेस। तो इसमें ये एक चांस है जिसमें प्रॉफिट मशरूत हो जाता है उस चीज़ के साथ, जो चीज़ मतलब इस चीज़ के इवेंट के होने या ना होने से मशरूत हो जाता है, यानी अनसर्टेन है। द स्टेटस ऑफ मनी एट स्टेक इज अनसर्टेन एट रिस्क, आइदर इट विल बी कम्प्लीटली लॉस्ट और इट विल पुल मनी टूवर्ड्स इट। इसमें क्या होगा कि अनसर्टेनिटी है, रिस्क है, या तो कम्प्लीटली लॉस हो जाएगा या कम्प्लीटली फ़ायदा हो जाएगा, सारा पैसा उसके एक ही हाथ में जाएगा। तो इसीलिए इस्लाम में मना है, क्योंकि इस्लाम में इक्वालिटी ऑफ वेल्थ पे जोर दिया गया है, जबकि इसके अंदर एक ही हाथ में, चंद हाथों में पैसा आ रहा है। गरर अनसर्टेनिटी है, इसकी लिटरल मीनिंग है मीन्स कि टू चीट या डिसीव करना, धोखा देना। और एंड ऑल्सो रिस्क, डेंजर, हैजर्ड, यानी एक चीज़ अपनी जान को, माल को ख़तरे में डालना और जो है वो या धोखा देना। इन शरिया कॉन्टेक्स्ट गरर इज द आउटकम ऑफ विच इज़ अनसर्टेन और एम्बिगुअस, यानी जो चीज़ आपके पास अनसर्टेन है या एम्बिगुअस है, ठीक है, वाजे नहीं है। तो एम्बिगुअस मीन्स के जू माने मीनिंग्स क्लियर नहीं है। तो फॉर एग्जांपल सेल ऑफ फिश इन वाटर, बर्ड्स इन एयर, ये तो पता है कि हवा में होते हैं बर्ड, लेकिन बर्ड्स को हवा में सेल कर देना तो पॉसिबल नहीं है। अफेक्ट्स इन द वार्म fruits of trees at the beginning of season when their quality cannot be established, यानी फ्रूट से इतना लगे ही नहीं है, बने ही नहीं है, तैयारी नहीं हुए, और आपने उन सारे दरख्तों का सौदा कर दिया किसी से, तो ये गरर में आता है। इसके बारे में हदीस भी, कुरान में आयत भी है कि ईमान वालों आपस में एक दूसरे के माल नाहक तरीके से ना खाओ। ये सारे एग्जाम्पल ऑफ गरर की आ जाती हैं। अब आ जाता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या है? इन कन्वेंशनल इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, पॉलिसी होल्डर मीन्स जो पॉलिसी को बाय कर रहा है, साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी एग्रीइंग टू पे प्रीमियम्स इन एक्सचेंज ऑफ क्लेम्स एट द टाइम ऑफ हिज लॉस, यानी जब उसको लॉस होगा तो वो पैसे दे दी जाएंगे, क्लेम्स कर दिया जाएगा। की पॉइंट क्या है कि इट इज़ अ सेल परचेज कॉन्ट्रैक्ट है, और शरिया टर्म्स में इट इज़ कॉल्ड अक़्द मुआवजा कहेंगे इसको हम। पॉलिसी होल्डर पेज प्रीमियम, पे करता है पॉलिसी होल्डर। इसके अलावा प्रीमियम बिलोंग टू द कंपनी, कंपनी से बिलोंग करता है। इंश्योरेंस कंपनी पेज द क्लेम फॉर फ्रॉम देयर ओन पॉकेट्स, और इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है उसको अपनी पॉकेट से, अपने उससे पैसों से। और प्रीमियम्स आर इन्वेस्टेड इन ऑल काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज विदाउट रिगार्ड टू हलाल और हराम, यानी ये चीज़ को नहीं देखा जा रहा कि हलाल है या हराम है, उसको मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट किया जा रहा है। It is a sale purchase contract where the profits must be avoided, but the way conventional insurance contract mitigate risk involved, जिसके अंदर रिबा है, गरर है, मिज़ार है, किमार यानी कि। अब इसमें रिबा दो तरीकों से आ जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द पेड प्रीमियम एंड द रिसीव क्लेम्स इन रिबा इज रिबा। और इनडायरेक्ट में आ जाता है, पेड प्रीमियम्स आर इन्वेस्टेड इन रिबा बेस्ड business avenues. Paid premium are invested in riba-based avenues. The way conventional insurance contract mitigates risk involve gharar, which is unbearable in bilateral cumulative contracts if excessive. गरर अनसर्टेनिटी है इसके अंदर। द सब्जेक्ट मैटर, यानी कि अगर जो है वो डेथ होगी तो वो पैसे मिल जाएंगे। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, इज नॉट स्पेसिफाइबल एंड द टाइम ऑफ डिलीवरी इज अनसर्टेन। तो गरर में जो है वो क्या होती है, अनसर्टेनिटी होती है। बहरहाल तो अभी इंश्योरेंस की जो हम बात करते हैं कि द वे ऑफ कन्वेंशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स मिटिगेट्स रिस्क इन्वॉल्व किमार। और अब इसके अंदर तकाफुल वर्सेस इंश्योरेंस को हम लोग पढ़ेंगे। इंश्योरेंस के बारे में तो आपने पढ़ा कि ये एक कंपनसेटरी कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को पैसे दे रहा है, और वो जो है वो एक टाइम के बाद या लॉस होने पर पैसे मिल जाएंगे और पैसे बढ़ के मिल जाएंगे।
और पैसा जो इन्वेस्ट किया जा रहा है वो उन एक्टिविटीज़ में किया जा रहा है कि जहाँ जो कि अप्रूव नहीं है शरिया बोर्ड से, और जो कि इसी हलाल हराम को नहीं देखा जा रहा है, और उसकी इन्वेस्टमेंट की जा रही है सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स वगैरह की मार्केट में। अब कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, लॉ, एथिकल फ्रेमवर्क। इंश्योरेंस का अक़्द मुआवजा है, तकाफुल का क्या है, अक़्द तबर्रुक। अच्छा, मुआवजा का मतलब ये है कि मीन्स मुआवजा या बायलेटरल का मतलब ये है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को पैसे दे रहा है और फिर पैसे बढ़ के उसको वापस मिल जाएंगे। तकाफुल के अंदर अक़्द तबर्रुक है, यूनिलिटरल, यानी हम जो पैसे दे रहे हैं, पार्टिसिपेंट जो पैसे दे रहा है उस वो क्या कर रहा है, एज अ तबर्रुक के तौर पे दे रहा है, और वो वक्फ पूल में जमा हो रहा है। ठीक है, अभी हम इसको आगे और पढ़ेंगे मजीद। पार्टीज क्या है कि इसके अंदर इंश्योरेंस और इंश्योर्ड होता है, यानी इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। इंश्योरेंस कंपनी होती है और जिसकी इंश्योरेंस की जा रही थी वो इंश्योर्ड होता है, जबकि इसके अंदर ऑपरेटर होता है, पार्टिसिपेंट एंड वक्फ होता है। ठीक है, ऑपरेटर कहते हैं या उसको हम वकील भी कहते हैं, और दूसरा पार्टिसिपेंट होता है, और तीसरा आपका वक्फ पूल होता है जहाँ पे पैसे जमा हो रहे हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर, जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दिया जाएगा शेयर होल्डर्स को। और इसके अंदर म्यूचुअल इंटरेस्ट, ज्वाइंट गारंटी, यानी गारंटी पे डिपेंड कर रहा होता है, ज्वाइंट गारंटी पे डिपेंड कर रहा होता है, म्यूचुअल इंटरेस्ट या म्यूचुअल एग्रीमेंट पे डिपेंड कर रहा होता है कि कितने पैसे मिलेंगे। लॉ इसके अंदर क्या है कि सेक्युलर रेगुलेशंस होती हैं। ठीक है, कानून जो है वो एक आज़ाद कानून है, कोई जो है वो उसका किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है, सेक्युलर लॉ है। जबकि इसके अंदर शरिया रेगुलेशंस हैं। इसके अंदर इंश्योरेंस के अंदर एथिकल फ्रेमवर्क जो हैं वो क्या है कि कोड ऑफ कंडक्ट फॉर बिजनेस बेनिफिट्स, बिजनेस के कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हुए हैं, बिजनेस के फ़ायदे के लिए बनाए हुए हैं। जबकि इसके अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फोकस किया हुआ है तकाफुल के अंदर। इसके अलावा रोल ऑफ द ऑपरेटर का इंश्योरेंस के अंदर एज अ ऑनर, तकाफुल के अंदर एज अ वकील या मैनेजर। स्ट्रेटजी क्या है कि ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क है, इंश्योरेंस उसके अंदर ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जबकि तकाफुल के अंदर शेयरिंग ऑफ रिस्क है, रिस्क को शेयर किया जा रहा है। शेयर का मतलब है कि हम, जैसे अगर मेरे पास कोई चीज़ मौजूद है तो मैं अपने दोस्त को शेयर कर लेता हूँ वही चीज़, तो हम दोनों मिलकर वो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये शेयर है। जबकि ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क के अंदर रिस्क एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है। अंडर राइटिंग पॉलिसी क्या है कि इंश्योरेबिलिटी एंड अंडर राइटिंग टेक्निक्स हैं, क्योंकि इसके अंदर शरिया फ्रेमवर्क्स ऑफ हलाल एंड हराम एंड अंडर राइटिंग टेक्निक्स होती हैं, यानी शरीयत के मुताबिक हलाल और हराम को डिफाइन किया हुआ होता है। और इसके अलावा फिर इसमें इन्वेस्टमेंट है, क्या है कि इक्विटी, डेप्ट, नो रिस्ट्रिक्शन। इक्विटी क्या है, डेप्ट क्या है आपके, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जिसके अंदर अब इसके अंदर शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट, यानी शरिया की तरफ से जो अप्रूव प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं में इन्वेस्टमेंट की जा रही है। सरप्लस क्या है कि शेयर होल्डर्स अकाउंट, इंश्योरेंस के अंदर क्या है, शेयर होल्डर अकाउंट है, और इसके अंदर वक्फ फंड है। ठीक है, अब इसके अंदर तकाफुल इज एंटीडोट्स टू द रीजन फॉर द प्रोहिबिशन और कन्वेंशनल इंश्योरेंस, रिबा के मार एंड गरर। और रीज़न ये है कि तकाफुल इसलिए किया जा रहा है कि उसके अंदर जो है वो कन्वेंशनल इंश्योरेंस की तरह रिबा, किमार या गरर नहीं है। इसके अलावा शरिया कंप्लाइंट इनमें इन्वेस्टमेंट है, अंडर राइटिंग शरिया कंप्लाइंट रिस्क है, प्रूडेंट शरिया गवर्नेंस एंड सुपरविजन इन हाउस एंड रेगुलेटरी लेवल है। तकाफुल ऑपरेटर इज नॉट पार्ट ऑफ डोनेशन of the donation and mutual assistance arrangement, but it is an agent of PTF. The PTF to manage it with fee. A surplus is not considered part of company's income. It is distributed in 3 portions. अच्छा, PTF क्या है, पार्टिसिपेंट तकाफुल फंड, यानी कि जैसे इंश्योरेंस के अंदर इंश्योरेंस पॉलिसी का इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया जा रहा होता है, इसके अंदर जो है वो तकाफुल फंड की पार्टिसिपेंट दिया जा रहा होता है। क्यों, क्योंकि पार्टिसिपेंट जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है उस फंड को, और वो फंड वक्फ पूल के अंदर जमा किया जा रहा होता है। और ये वक्फ पूल जो है ये कंपनी की इनकम नहीं होता, बल्कि इस पैसे को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें कि ऑपरेटर यानी जो वकील है का काम कर रहा है उसको मिलते हैं पैसे, जो पार्टिसिपेंट है यानी जो पैसे जमा करवा रहा है उसको मिलते हैं, और तीसरा जो है वो आपके पास जो है थर्ड
जो है वो उसको कंपनी को चले जाते हैं जो कि एज अ मुदारिब के तौर पे काम कर रही है। अभी हम आगे और पढ़ते हैं इसको। अब जैसे नेक्स्ट स्लाइड है इसकी मैं आपको दिखाता हूँ। तकाफुल के मोड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके मोड्स कौन कौन से हैं, अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा था उन दोनों के बारे में। अब ये इंश्योरेंस तकाफुल के बारे में। मोड्स ऑफ तकाफुल क्या है, वो ये हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दूं कि तकाफुल जो है वो उसको हम जो है वो उस तकाफुल लफ्ज़ जो निकला है वो कफ़ाला से निकला है। लफ्ज़ कफ़ाला यानी एक कॉरपोरेशन आपको एज अ तकाफुल कर रही है, मीन्स कि वो कफ़ालत कर रही है, और पैसे उसके लिए कहाँ से जमा किए जा रहे हैं, वक्फ पूल के तौर पे जमा हो रहे हैं और पार्टिसिपेंट को दिए जा रहे हैं, और वही पैसा इन्वेस्टमेंट के तौर पे लगाया जा रहा है, लेकिन वो शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स में लगाया जा रहा है, और उससे जो हासिल होने वाली आमदनी है उसको कंपनी की आमदनी नहीं समझा जा रहा, बल्कि उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है। अच्छा, अब मॉडल्स ऑफ तकाफुल कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट शरिया टर्म्स, प्योर मुदारबा मॉडल, वकाला मॉडल, हाइब्रिड मॉडल, बेसिक इशरा मॉडल। अक्द मुआवजा हमने पढ़ा, जिसमें एक पार्टिसिपेंट दूसरे पार्टिसिपेंट से कोई एग्रीमेंट कर रहा है पैसे देकर। वकाला के अंदर जो है वो एक वकाला जो है वो एक एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट है जो कि तकाफुल के अंदर है। यानी तकाफुल के अंदर जो है वो अक्द मुआवजा नहीं हो रहा, बल्कि वकाला हो रहा है। इट इज़ एन एजेंसी और अ delegated authority where the muwakkil principal appoint the वकील to carry out a specific job on behalf of the मुवक्किल। अक्द तबर्रो क्या है, हिबा, जिसके अंदर हिबा या वक्फ आ जाता है। हिबा यानी गिफ्ट, वक्फ जो पैसा जमा हो रहा है, ठीक है। अब तबर्रो, तबर्रो के अंदर तीन चीज़ें आ जाती हैं, प्योर मुदार सॉरी उसके मॉडल में प्योर मुदारबा, प्योर वकाला और हाइब्रिड मुदारबा और वकाला का कॉम्बिनेशन, और तीसरा वक्फ का। आपके सामने ये डायग्राम है जिससे आपके सामने ये तकाफुल ऑपरेटर क्या कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया, पार्टिसिपेंट कंट्रीब्यूशन दे रहा है जनरल फंड के तौर पे या कोई और फंड, क्लेम्स रिजर्व के तौर पर रखा जा रहा है, उसका सरप्लस कॉस्ट डिडक्ट हो रही है, और पार्टिसिपेंट शेयर्स है ये भी जमा हो रहा है, और शेयर होल्डर्स का शेयर, और जो है वो अब इसके हिसाब से मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो है वो मुदारबा की इन्वेस्टमेंट की जा रही है, मुदारबा वहाँ से इनकम हासिल हो रही है, मुदारबा इन्वेस्टमेंट से मुदारबा इनकम हासिल हो रही है, ठीक है। और इसके अलावा शेयर होल्डर्स जो है वो शेयर होल्डर्स से जो है वो मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस डिडक्ट होने के बाद प्रॉफिट दिया जा रहा है शेयर होल्डर्स को, और ये कौन काम कर रहा है, तकाफुल ऑपरेटर कर रहा है। पूरा एक प्रोसेस है ये। Participant and operator enter into Mudarba contract from the beginning of the relation for indemnification and share of the underwriting result. The surplus is shared between the participant and the takaful operator is in an agreed ratio. यानी रेशो एग्री किया जाता है ऑपरेटर की तरफ से, और जो है वो क्या करता है, सरप्लस अमाउंट को क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है पार्टिसिपेंट में। इसके लिए भी ये दिया हुआ है। वक्फ फंड क्या है कि एस्टैब्लिश बाय शेयर होल्डर्स ऑफ द काफिल कंपनी थ्रू द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंटिंग अमाउंट। मैंने बताया था कि वक्फ फंड या वक्फ पूल जहाँ पे शेयर होल्डर्स या पार्टिसिपेंट का पैसा सारा जमा हो रहा है, जो कि तकाफुल कंपनी के शेयर होल्डर्स है या पार्टिसिपेंट है, थ्रू द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेडिंग अमाउंट यानी पार्ट ऑफ द कैपिटल टू compensate the beneficiaries or participant of the takaful scheme. The setting amount of the work will remain invested. Any person by signing the proposal form, contributing to the work and subscribing to the policy documents shall become the member of work fund.
यानी जिस पर्सन ने प्रपोजल फॉर्म को साइन कर दिया है और कंट्रीब्यूट कर दिया है पैसा वक्फ फंड के अंदर और सब्सक्राइब कर दिया पॉलिसी डॉक्यूमेंट को, तो वो क्या हो जाएगा, मेंबर बन जाएगा वक्फ फंड का, और उस वक्फ फंड से प्रॉफिट उसको मिलेगा। या अगर लॉस होता है तो वो, अगर उसको किसी किस्म का लॉस होता है तो कंपनी की तरफ से पूरा किया जाएगा। बेसिक फीचर क्या है कि द वक्फ फंड शेल वर्क टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स: टू एक्सटेंड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू इट्स मेंबर्स in the events of losses, to extend benefits to its member strictly in accordance with the Waqf deed, to donate to charities approved by the Sharia advisor। शरिया एडवाइज़र की तरफ से ये क्या कर दिया जाता है, डोनेट किया जा रहा है, चैरिटी भी डोनेट की जा रही होती है जो एक्स्ट्रा पैसा होता है। वक्फ फंड क्या कर रहा है, फाइनेंशियल असिस्टेंट कर रहा है और जो है हर किस्म के लॉसेस को देख रहा है, हर किस्म के प्रॉफिट लॉस को देख रहा है। ये सारे इसके फीचर्स हैं। और जो भी सरप्लस अमाउंट है वो क्या कर रहा है, मैं जो है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है पार्टिसिपेंट में। और पोर्शन ऑफ सरप्लस में बी यूटिलाइज फॉर द चैरिटेबल पर्पस एवरी ईयर, उसमें से कुछ अमाउंट चैरिटी भी किया जा रहा होता है और कुछ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अमंग द पार्टिसिपेंट टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द कन्वेंशनल इंश्योरेंस प्रोसीजर्स से डिफरेंशिएट करने के लिए। इसके अंदर मुदारिब या मैनेजर होता है या वकील होता है, और वो जो कि काम और कर रहा होता है एज अ मुदारिब के तौर पे, मीन्स के कंपनी, सॉरी, ये क्या कर रही है, मुदारिब के तौर पे काम कर रही है, यानी कंपनी पैसा लगा रही है और ऑपरेटर या मैनेजर मैनेजर उसको चला रहा है और उससे जो प्रॉफिट हो रहा है वो पार्टिसिपेंट को दिया जा रहा है। तो ये थे हमारे स्लाइड के टॉपिक। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। रिलेशंस क्या क्या है तकाफुल के अंदर। रिलेशन इन द तकाफुल कॉन्ट्रैक्ट, तकाफुल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके अंदर रिलेशनशिप क्या क्या है कि अभी हम लोगों ने ये सब पढ़ा। पार्टीज इन्वॉल्व इन तकाफुल कॉन्ट्रैक्ट, रिलेशन इन ना तकाफुल कॉन्ट्रैक्ट, पार्टिसिपेंट है, वक्फ फंड है और तकाफुल ऑपरेटर। तीन चीज़ें मैंने बताई थी ना, पार्टिसिपेंट जो पैसे दे रहा है, वक्फ फंड जो पैसे वहाँ पे जमा हो रहे हैं, और तकाफुल ऑपरेटर उसको रन कर रहा है। पार्टिसिपेंट कैन बी इंडिविजुअल और कंपनी, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, ये कंपनी भी हो सकती है। पार्टिसिपेंट पे रिस्क कंट्रीब्यूशन टू बिकम मेंबर ऑफ द वक्फ फंड, वक्फ फंड के मेंबर बनने के लिए रिस्क कंट्रीब्यूशन के तौर पे पैसे पे कर रहा होता है पार्टिसिपेंट, और एज अ मेंबर दे बिकेम इंटाइटल फॉर indemnification or to receive benefits from the Waqf fund. A separate and independent entity capable of having title to ownership of and possession of assets, और यानी कि सेपरेट एक आइडेंटिफिकेशन होती है, सेपरेट और इंडिपेंडेंट एंटिटी होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है कि जो कि इस काबिल बनाती है कि केबल और हैविंग टाइटल टू ऑनरशिप ऑफ एंड पोजेशन ऑफ एसेट्स की, आप जिस एसेट के क्या हैं, मालिक हैं, जो आपके पोजेशन में है। वक्फ फंड रिसीव कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम द पार्टिसिपेंट, वक्फ फंड के अंदर कंट्रीब्यूशन रिसीव होती है पार्टिसिपेंट की तरफ से, और the amount received from participant considered as mamlukat waqf, not actual waqf from the shareholders। Invest the contributed amounts in sharia compliant avenues, यानी कि पैसे जो इन्वेस्ट किए जा रहे हैं वो शरिया कंप्लाइंट एवेन्यूज में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। प्रोवाइड्स बेनिफिट टू द मेंबर्स व्हेन रिक्वायर्ड एज पर पॉलिसी, पॉलिसी के मुताबिक मेंबर्स को बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है। शेयर सरप्लस विद द पार्टिसिपेंट एज पर डिफाइंड पॉलिसी, और गिव्स वकाला फी एंड मुदारबा प्रॉफिट शेयर टू द ऑपरेटर। ऑपरेटर कौन है, जो कि वर्क कर रहा है एज अ वकील और द वक्फ फंड, और मैनेज कर रहा है ऑपरेशन ऑफ द वक्फ फंड को इन कंसिडरेशन ऑफ वक्फ फी के बदले में।
पार्टिसिपेंट अमंग देमसेल्फ, पार्टिसिपेंट कौन कौन से होंगे? विद रेफरेंस टू ईच अदर, पार्टिसिपेंट आर कंसिडर्ड एज डोनर और कोऑपरेटर विद द अदर मेंबर्स ऑफ वक्फ फंड। पार्टिसिपेंट तकाफुल ऑपरेटर, or there is no direct relationship between participant and the takaful operator at any stage of the business operation. The operator acts as an agent, wakil of Waqf fund. Thus, all aspect of responsibilities undertaken by the operator are attributed to the Waqf fund. तो ये था हमारा था टॉपिक कि जिसमें हमने रिलेशनशिप पढ़ा तकाफुल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टिसिपेंट और तकाफुल ऑपरेटर के दरमियान। तो ये थी आज आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।